नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने प्लेसेस इन न्यूज़ कुछ ही समय पहले शुरू किया था ताकि मैप सेक्शन, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है, उसके लिए आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो उसी के संदर्भ में हम आपके लिए क्लासेस लेके आते हैं और ये क्लासेस कुछ इस प्रकार से रहती हैं, हर हफ्ते में एक बार होती हैं। और ये क्लासेस जो स्पेसिफिकली न्यूज़ होती है, पुरानी न्यूज़, पुरानी एज एन एक हफ्ते भर जो न्यूज़ हम इकट्ठा करते हैं, उसे एक्यूमुलेट करते हैं, उसी से हम आपको पढ़ाते हैं। न्यूज़ पढ़ाएंगे, न्यूज़ से संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी न्यूज़ हम देख लेते हैं। हाल ही में जेजू द्वीप में एक बहुत भयंकर जेजू एयरलाइंस का एक्सीडेंट हुआ है। जेजू द्वीप से निकला है नाम जेजू आइलैंड्स। जेजू आइलैंड्स कहाँ है, इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने देखा यूपीएससी का खुद का एक पैटर्न है कि पिछले ये जो भी न्यूज़ में रही जगहें हैं उनसे ही संबंधित प्रश्न देता है। यानी कि अब आपकी दुनिया इतनी बड़ी है, हर जगह से तो आपको प्रश्न दिया नहीं जाएगा। वो न्यूज़ जो कि न्यूज़ में, वो जगह जो कि न्यूज़ में रही है, तभी तो बोलते हैं ना प्लेसेस इन न्यूज़, उससे क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में जेजू आइलैंड पे जो चीज़ें आई हैं उनके बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या है हमारे पास। साउथ कोरिया का प्लेन क्रैश हुआ था हाल ही में और इन्वेस्टिगेटर्स बात करना चाहते हैं कि जेजू एयर का ब्लैक बॉक्स में लास्ट की सारी चीज़ें जो हुई होती हैं उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। मतलब ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इससे संबंधित भी आप प्रश्न देख सकते हैं कि ठीक है कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक ऐसा टूल है, लास्ट में जो भी बातचीत पायलट के साथ कोई भी और टीम का अगर व्यक्ति प्रस्तुत है, साथ ही साथ जो बेस स्टेशन है, क्या बातें हुई, क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने बताई, उस ब्लैक बॉक्स में रहती हैं। तो अथॉरिटीज़ अभी होप कर रही हैं कि वाइटल क्लूज मिल सके, क्योंकि जेजू एयरलाइंस की ये थी प्लेन थी, इसने बेली लैंड किया था। बेली लैंड यानी कि विदाउट ओपनिंग इट्स टायर्स। तो इस वजह से 179 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 ही लोग बचे हैं। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हाल ही में हमने देखा कि जेजू आइलैंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इससे पहले भी था, क्योंकि जेजू आइलैंड येलो सी, ये है जेजू आइलैंड। आप इस जगह को देखिए, जेजू स्ट्रेट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जेजू जल डमरू मध्य कहाँ प्रस्तुत है, तो ये साउथ कोरिया और जेजू आइलैंड के बीच में प्रस्तुत है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ है जेजू आइलैंड, हियर इट इज। ठीक है, और ये आपका साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया 2-3 वजहों की वजह से न्यूज़ में है, रीजंस की वजह से न्यूज़ में है। पहली रीज़न तो जेजू एयरलाइंस की क्रैश। सेकेंड रीज़न ये है कि साउथ कोरिया जो है वो प्रेसिडेंट को लेके परेशान है, अपने प्रेसिडेंट्स को। इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर राइट नाउ इज वेरी अनस्टेबल, so that is why this region has been in the news since a long period of time. So you can expect 1 to 2 questions, or at least 1 question. This is my personal view that in the upcoming examination, आने वाले एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको जेजू आइलैंड से संबंधित या साउथ कोरिया से संबंधित क्वेश्चन मिले। तो यहाँ पे सोबैक माउंटेन से जो इसके मध्य से पास हो रहे हैं, मध्य स्तर से पास हो रहे हैं, और ये नॉर्थ कोरिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऊपर ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप टबैक माउंटेन्स भी देखेंगे। तो सोबैक माउंटेन और टबैक माउंटेन दोनों ही साउथ कोरिया में है, पर सोबैक माउंटेन पूरी तरह से साउथ कोरिया में है। टबैक माउंटेन ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में शेयर किया जाता है। तो इसे याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, ये नॉर्थ कोरिया से अपनी सीमा जो साझा करता है, जो यहाँ से लैटिट्यूड पास कर रही है, ये देखिए लैटिट्यूड है ना, 38 डिग्री लैटिट्यूड। तो 38 डिग्री लैटिट्यूड को 38 पैरेलल भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसके पैरेलल है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल होती है, इसी वजह से इसको पैरेलल कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि 38 पैरेलल किन 2 देशों के बीच में इंटरनेशनल लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग कर रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे द्वीप भी हैं, जैसे कि इम्जा द्वीप है, ह्यूसान आइलैंड है। साउथ कोरिया के पश्चिम क्षेत्र में येलो सी, ठीक है, पीला सागर स्थित है। और इस साइड अगर आप बात करोगे तो ईस्ट सी है या सी ऑफ जापान है, यानी कि पूर्व में इसके सी ऑफ जापान है और पश्चिम में येलो सी है, इसको याद रखिएगा। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग आइलैंड से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, घंगवा आइलैंड भी इसी का है।
उसके बाद डोग्याको आइलैंड इसी का है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं इसके पास, ठीक है। डोल्सान आइलैंड भी इसी का है। यहाँ पे आप कोरिया स्ट्रेट देख रहे हैं, यहाँ पे कोरिया स्ट्रेट है और यहाँ पे त्सुशिमा स्ट्रेट है। तो ये दोनों स्ट्रेट जापान से ऊपर पड़ता है, त्सुशिमा स्ट्रेट, तो इसको भी याद रखिएगा, ये कोरिया स्ट्रेट है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए क्या भूमध्य रेखा पास करती है साउथ कोरिया से, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि कौन सी सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसकी कैपिटल क्या है, सियूल है। सियूल काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में है, साउथ कोरिया के उत्तरी क्षेत्र में प्रस्तुत है। इसके अलावा नीचे आप आएंगे, यहाँ सेजोंग की सिटी है, फिर यहाँ पे आपको नॉर्थ चुनडेजोंग की सिटी मिलेगी। इसके बाद यहाँ डाइगू की सिटी मिलेगी, नॉर्थ जेल्लो का सिटी मिलेगी। तो बहुत सारे अलग अलग सिटी है। एक और मूवी आई थी ट्रेन टू बुसान, तो बुसान भी इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, जो कि इसकी पूर्वी तट पे स्थित है। यहाँ देखिए तटीय शहर है ये, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये है जेजू आइलैंड। जेजू आइलैंड का ही नाम आपने सुना होगा, क्योंकि जेजू एयरलाइन इसी के नाम पे रखी गई थी, जेजू एयरलाइंस की, ठीक है। इसके अलावा आप एक बड़ा एक पिक्चर अगर देखना चाह रहे हो कि ये कैसे एशिया में स्थित है, तो ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया है एंड दिस इज साउथ कोरिया, वो रशिया का एरिया है, ठीक है, दैट इज रशिया। यहाँ पे जेजू आइलैंड की मैंने फोटो दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न आते हैं इसलिए आपको याद रखना है। जेजू द्वीप किस देश में स्थित है, चीन में, जापान में, दक्षिण कोरिया में या उत्तर कोरिया में। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे ही क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, तो उसी पर्सपेक्टिव से आपको तैयार रहना है। तो जेजू द्वीप किस देश में स्थित है, ये दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया का पार्ट है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो ये सुन के। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जेजू द्वीप के बारे में सही है, मतलब सही बताना है आपको। क्वेश्चंस ऐसे भी स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो दोनों तरीके से रेडी रहना है। जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पहला, जेजू द्वीप को कोरिया का हवाई द्वीप भी कहा जाता है। इसके अलावा जेजू द्वीप के मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो आपको बताना होगा इसमें कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो अगर बात करें जेजू द्वीप की, तो ये दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ये बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। जेजू द्वीप को कोरिया का हवाई द्वीप भी कहा जाता है, हवाई जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, ठीक है। तो इसको उसी के मद्देनजर हम देखते हैं कि जैसे हवाई है वैसे ही जेजू खुद का साउथ कोरिया का हवाई है, आइलैंड है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। जेजू द्वीप के मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा कोई भी हमारे पास सिचुएशन नहीं है जिसमें थर्ड स्टेटमेंट सही बताऊं मैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 2, 1 और 2। अब भौगोलिक स्थिति से संबंधित अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये यूपीएससी में कभी कभी पूछा जा सकता है, वैसे तो प्रीलिम्स के लिए सीरीज है, बट मेंस में भी क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, लेट्स सी दैट। जेजू द्वीप की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक महत्व और पर्यटकीय आकर्षण पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि जेजू द्वीप कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थिति बता सकते हो, यहाँ पे जेजू द्वीप से संबंधित उसकी खूबियाँ बता सकते हो। अगर बात करें इंटरनेशनल टूरिज्म की, तो जेजू द्वीप पे कैसा टूरिज्म है, पर्यटक कैसे हैं वहाँ पे, संस्कृति कैसी चलती है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सही तरीके से मिलाएं, देश और क्षेत्र विवरण। जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जेजू संस्कृति, पारंपरिक मातृस्थल समाज यहाँ पे रहता है। और जेजू पर्वत, ये द्वीप का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखो, जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये तो हमने पढ़ लिया। जेजू संस्कृति पारंपरिक मातृस्थल समाज है, ये भी सही है। और तीसरा भी सही है, यहाँ पे जेजू पर्वत है, जिसकी वजह से ये पर्यटकीय परिप्रेक्ष्य से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही मैच है, तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट अगर बात करें, जेजू द्वीप को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाँ, ये सही बात है कि वर्ल्ड में इसकी इम्पोर्टेंस को देखी जाए तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है।
भारत में भी काफ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, राइट, जैसे कि नंदा देवी, नीलगिरीज, तो उसी की तरह जेजू द्वीप भी बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसको भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, जेजू द्वीप का पर किस प्रमुख पर्वत का स्थान है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है? जेजू द्वीप पर किस प्रमुख पर्वत का स्थान है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कंचनजंगा तो हो नहीं सकता, फूजी भी हो नहीं सकता, माउंट एवरेस्ट भी हो नहीं सकता, ये सारे आप अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, हल्लासान पर्वत। तो अगर पूछा जाए कि हल्लासान पर्वत कहाँ है, ये जेजू द्वीप पर है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंच बन रहा है। साउथ कोरिया पेनिनसुला के पास जितने आसपास छोटे मोटे द्वीप हैं ये सारे ज्वालामुखी द्वीप ज़्यादातर हैं, कुछ हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गए हो, कुछ अभी भी एक्टिव हो। अब अगर बात करें यूपीएससी के लिए, तो भूगोल के पर्सपेक्टिव से यहाँ जेजू की भौगोलिक स्थिति, यहाँ का जलवायु क्या है, पर्वतीय संरचनाएं क्या है, इन पर बात हो सकती है। सांस्कृतिक अध्ययन भी बात कर सकते हैं और पर्यटन के परिप्रेक्ष्य से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं, हाल ही में रशिया ने डिसीजन लिया है, रूस ने डिसीजन लिया है कि यूक्रेन के जरिए ये अलग अलग यूरोपीय देशों में अब गैस भेजना बंद कर देगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज यूरोप की रूस की गैस पर निर्भर करती थी। तो अगर ऐसा होगा देन वी कैन अंडरस्टैंड कि कल के दिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इंडिया के साथ ट्रेडिंग कैपेसिटी यूरोप की भी इम्पैक्ट होगी। तो एरा ऑफ चीप रशियन गैस टू ईयू एंड्स एज ट्रांजिट अक्रॉस यूक्रेन स्टॉप्स, मतलब यूक्रेन के साथ ये लगातार युद्ध में चल रहे हैं। अब यहाँ पे सोवियत एरा पाइपलाइन ये यूक्रेन में जाती है रशियन विलेज ऑफ ट्रांसनिस्ट्रिया से, रशियन विलेज ऑफ सुत्सा से, जो कि यूक्रेनियन फोर्सेस के द्वारा अभी ऑक्यूपाई किया गया है। और इसी वजह से बाकी सारे रशिया ने जो ऑक्यूपाइड स्टेट्स रखे हैं या ऑक्यूपाइड रीजन्स रखे हैं वो यूक्रेन उसी का बदला ले रहा है और वहीं से यूक्रेन के उसी जगह से पाइपलाइन पास होती थी। अब क्योंकि ऐसा हो रहा है तो गैस की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। उसके बाद यूक्रेन ये है, और आपने ओडेसा पोर्ट के बारे में भी बहुत बार सुना होगा। ओडेसा पोर्ट वही पोर्ट है जहाँ से रशिया माफ़ कीजिएगा यूक्रेन बहुत सारा वीट सप्लाई करता था, वीट एक्सप्लोर करता था। इसीलिए यहाँ पे आपने देखा कि अफ्रीकन रीजन्स और बहुत सारे एशियन रीजन्स में वीट यानी कि गेहूं का इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन भी कंटिन्यूअसली रशिया को चैलेंज कर रहा है, तो ये भी बहुत सारे रीजन्स को ऑक्यूपाई कर चुका है रशिया के, जो आसपास के एक्सक्लेव्स भी हैं उनको भी, जिसकी वजह से अब प्रॉब्लम पूरे यूरोप में फैल रही है, ठीक है। तो यूक्रेन के थ्रू पास होती थी। यहाँ पे एक क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये ट्रांसनिस्ट्रिया है। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्डोवा का एक ब्रेक अवे स्टेट है, यानी कि इसने 1995 में अपने आप को माफ कीजिएगा 1990 में अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया था। हालांकि अगर हम ट्रांसनिस्ट्रिया की बात करें तो ये अलग से फिलहाल कोई और देश नहीं माना जाता है, मतलब ये सिर्फ अपने आप को देश बताता है, बस ये रूस द्वारा समर्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूसी सैनिक रहते हैं, ट्रांसनिस्ट्रिया के रीजन में रूसी सैनिक काफ़ी प्रस्तुत हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ एक नदी इसके पश्चिम से गुजर रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है डिनीस्टर नदी, है ना, इसके बारे में आपने सुना होगा, और ये ब्लैक सी में जाके गिरती है डिनीस्टर। तो ये डिनीस्टर नदी है, मोल्डोवा के पूर्व से गुजरती है और ट्रांसनिस्ट्रिया के पश्चिम से गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ट्रांसनिस्ट्रिया अपना कैपिटल टिरास्पोल बोलता है कि हमारा जो कैपिटल है वो है टिरास्पोल। उसके बाद ये मोल्डोवा से टूटा हुआ क्षेत्र है, अपने आप को टूटा हुआ बताता है। मोल्डोवा की खुद की राजधानी क्या है? चिसिनाउ है। तो अगर पूछा जाए कि ट्रांसनिस्ट्रिया कौन से देश का एक ब्रेक अवे स्टेट है, तो ये याद रखना है मोल्डोवा है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो कैपिटल है मोल्डोवा की, ये चिसिनाउ है। ये भी बहुत कम लोग जानते हो, मोल्डोवा काफी चर्चा में रहा है, इसीलिए मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन अगर आता है तो कैपिटल आपको याद होना चाहिए कभी कभी। और मोल्डोवा के पश्चिमी क्षेत्र से एक और नदी बह रही है जिसका नाम है प्रुथ, PRUT, प्रुथ, ठीक है। और ये रोमेनिया और मोल्डोवा के बीच में बहती है। और फाइनली ये जो पूरा एक गैप है इसका नाम है बेसाराबियान गैप, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे खूब सारे वाटर बॉडीज हैं, खूब सारे फॉरेस्ट भी मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और यहीं से एक और नदी पास करती है जो कि है डान्यूब नदी।
जैसे कि आप देख सकते हैं। तो रोमेनिया, इसके बाद मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया, ये तीनों ही क्षेत्र फिलहाल यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा जरूरी हैं। सिर्फ मोल्डोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया नहीं है, एक और ब्रेक अवे स्टेट है जिसका नाम है गागोजिया। गागोजिया और ट्रांसनिस्ट्रिया, ये दोनों मोल्डोवा से टूट के बनना चाहते हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम अलग सा ही एक देश हैं, और रूस इनका समर्थन भी करता है। अब आप देख सकते हैं कि रूस बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि ये गैस की आपूर्ति, तेल की आपूर्ति इनके लिए करके देता था। तो अब कौन कौन से देश इंपैक्ट होने वाले हैं? पोलैंड से लेके स्लोवेकिया, हंगरी, रोमेनिया, बल्गेरिया, ये मोल्डोवा का क्षेत्र है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये मोल्डोवा है, ये यूक्रेन है, और यहीं से पाइपलाइन पास होती थी, बाकी सारे क्षेत्रों में जाती थी। पाइपलाइन से गैस फिर एक देश से दूसरे देश इस प्रकार से जाती थी, पर अब ये खराब हो जाएगा। ठीक है, ये बल्गेरिया है, ये ग्रीस है। तो ये सारे एरियाज इम्पैक्ट होने वाले हैं। हालांकि फिनलैंड और स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सारे कौन सी कंट्रीज हैं? ये नेटो कंट्रीज हैं। अभी हाल ही में 32nd मेंबर ऑफ नेटो कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। बीच बीच में आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैपिटल से भी आते हैं। दूसरा, फिनलैंड यहाँ पे आपको याद रखना है। फिनलैंड स्वीडन से पहले मेंबर बन चुका था 31st, और ये 2023 में बना था। स्वीडन 2024 में बना है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो यही सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। लातविया का रीगा है, विलिनियस है, लिथुआनिया का, पोलैंड का वॉर्सो है, जर्मनी का बर्लिन है, एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स का है, बेल्जियम का ब्रुसेल्स है, फ्रांस का पेरिस है। ये सारी चीजें बच्चों आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए फिर देखते हैं यूपीएससी में किस प्रकार से ये उपयोगी रहेगा। यूरोप के ऊर्जा क्षेत्र की मुख्यतः बात करें तो प्राकृतिक गैस पर ही निर्भर है, नेचुरल गैस पर ज्यादा निर्भर है। जैसे भारत में हम कोयले पर निर्भर है, ये प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। ये बिजली उत्पादन, हीटिंग और औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोग में आते हैं। और अभी तो विंटर्स का टाइम चल रहा है, तो हाल ही में मोल्डोवा ने बहुत सारे अपने मतलब डोमेस्टिकली हाउस होल्ड्स को बिजली भेजना बंद कर दी है, गैस सप्लाई बंद कर दी है। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हैं। फिलहाल समय भी ठंड का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। रूस पहले यूरोप के सबसे बड़े गैस आपूर्तिकर्ता के रूप में था, लेकिन 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद स्थिति बदली और यूरोप ने रूस से गैस के आयात में भारी कमी की। इसके अलावा यूरोप ने अल्जीरिया, कतर, नॉर्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से गैस की आपूर्ति करनी शुरू की। भारत इसमें पीछे रह गया। भारत ने टाइड ऑफ टाइम संभाला नहीं, और हम खुद आयात करते हैं किसका? ऊर्जा का। हम खुद 84% रूस पर निर्भर हैं, ताकि हम आयात कर सके ऊर्जा का, स्पेशली ऑयल, क्रूड ऑयल का। तो यूरोप एलएनजी के रूप में गैस आयात कर सकता है, जो कि समुद्र मार्ग से आता है। अगर तरलीकृत प्राकृतिक गैस की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो यूरोप एलएनजी के रूप में गैस आयात कर सकता है, जो कि समुद्र के मार्ग से आता है और इसे कहीं भी शिप किया जा सकता है। हालांकि एलएनजी आमतौर पर पाइपलाइन गैस से महंगा भी होता है, लेकिन इसके स्रोत विविध होने से आपूर्ति में स्थिरता बनी रहती है। यूरोप विश्व स्तर पर तरलीकृत गैस के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, खासकर यूएस और कतर से, जो कि बड़े निर्यातक रहे हैं। यूरोप का ध्यान गैस पर निर्भरता कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन, हाइड्रो पावर की दिशा में भी बढ़ रहा है। हाइड्रो पावर की भी इस्तेमाल करना चाहते हैं लोग। दीर्घकालिक रूप से सस्ता रहेगा और पर्यावरण के लिए अच्छा भी रहेगा। पर यूरोप में जिस प्रकार से गैस आपूर्ति में बदलाव आया है, उसको भी देखते हैं। 2022 के पहले रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था, जो कि 2022 के बाद में बदल गया। यूरोप ने नॉर्वे, कतर, अल्जीरिया और अन्य देशों से गैस आयात बढ़ाया। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से एलएनजी इन्होंने लेना शुरू किया। ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको शायद देखने को मिलेंगे यूपीएससी के एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है कि कहाँ से इन्होंने यूरोप अगर रशिया के ऊपर गैस निर्भरता नहीं रख रहा है, तो कौन से देश के ऊपर रख रहा है? तो याद होना चाहिए नॉर्वे, कतर, अल्जीरिया और अन्य देशों से गैस का आयात कर रहा है। पर अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ से ये एलएनजी मंगाता है। तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ ने भी गैस आपूर्ति को विविध बनाने के लिए गैस पाइपलाइन नेटवर्क में सुधार करने की बात की है, ताकि अन्य देशों से भी गैस मंगा सके। ठीक है,
इसके अलावा गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव कई कारणों से हो रहे हैं। पहली बात तो वैश्विक, हमारे देश में भी वैश्विक गैस आपूर्ति संकट आ चुकी है। जब एक देश में संकट आता है, आजकल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है 1991 के बाद से, तो वो दूसरे देश में भी पास हो जाता है। मौसमी परिस्थितियां भी हैं और युद्ध और संघर्ष, जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल के थ्रू भी गाजा स्ट्रिप में जो युद्ध चल रहा है उससे भी इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा एक विकल्प के रूप में उभर रहा है। अगर हम हर देश, भारत भी अपनी ऊर्जा बढ़ाता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता नहीं रखनी पड़ेगी। तो भारत को यहीं से सीखने की आवश्यकता है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन सा एक ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का उत्पादक है, नेचुरल गैस का, वो अमेरिका है। उसकी गैस को एलएनजी के रूप में यूरोप में आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर ये महंगा है, इस वजह से इससे परेशानी जरूर हो रही है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक है, इसको याद रखिएगा। कतर एलएनजी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यूरोप ने कतर से गैस आयात बढ़ाने के लिए भी समझौते किए हैं। नॉर्वे यूरोप का प्रमुख पाइपलाइन गैस आपूर्ति करता है, ये पाइपलाइन के थ्रू भेजता है, ठीक है। और नॉर्वे की जो गैस यूरोप के लिए स्थिर और सस्ती आपूर्ति का स्रोत भी बनती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्जीरिया यूरोप को पाइपलाइन के माध्यम से गैस आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश है और यूरोप में इसका महत्व भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको याद रखने की आवश्यकता है। यूरोप ने अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव किया है, जिसमें सभी देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा और गैस पर निर्भरता को कम करने की प्राथमिकता बनाई गई है। यूरोपीय संघ ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं ताकि भविष्य में गैस की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए अब देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं, ठीक है। पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और नॉर्वे को के गैस निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये देश यूरोप के लिए मुख्य गैस आपूर्ति करता है। इन देशों का गैस निर्यात मूल्य उच्च है। इन देशों से गैस की आपूर्ति स्थिरता रहती, माफ कीजिएगा, गैस की आपूर्ति स्थिर रहती है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, फटाक से बताएंगे, ठीक है। सोच लिया सबने आंसर? हाँ, अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और नॉर्वे की, ये देश यूरोप के लिए मुख्य गैस आपूर्तिकर्ता बन चुके हैं। इन देशों का गैस निर्यात मूल्य उच्च है, नहीं, अभी फिलहाल नहीं। इन देशों से गैस की आपूर्ति स्थिर है, यही फायदा है। तो 1 और 3 यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। यूरोप में सस्ती गैस आपूर्ति का सबसे बड़ा कारक कौन सा है? रूस से गैस का निर्यात बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। एलएनजी के आयात में वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग, या फिर अल्जीरिया से पाइपलाइन गैस की आपूर्ति। करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, रूस से गैस निर्यात नहीं बढ़ाया है इसने, अल्जीरिया से पाइपलाइन नहीं लगाया है, नॉर्वे से लगाया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग फिलहाल नहीं हो रहा है, तो एलएनजी की आयात में वृद्धि हुई है, इसी वजह से ये बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट न्यूज, इसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में आइवरी कोस्ट से खबर आई है कि फ्रांस की जो ट्रूप्स है ये यहाँ से निकलने वाली है। 10 साल से फ्रांस की ट्रूप्स यहाँ पे बैठी हुई थी। तो आइवरी कोस्ट लेटेस्ट वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जो फ्रांस की ट्रूप्स को बाहर फेंक रही है। ये पहले इन पे राज किया करती थी। कौन? फ्रांस। फ्रांस यहाँ के लिए कॉलोनियल पावर थी। यूरोप से बहुत सारे देश निकले थे जिन्होंने अलग अलग देशों में जाके राज किया था। फ्रांस ने कोते दिवोर या फिर आइवरी कोस्ट में ये किया था। इससे पहले बर्किना और फासो और माली ने भी इनकी ट्रूप्स को भगाया है। मतलब ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा अपने आप को ध्यान रखते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस कौन कौन से अफ्रीकन स्टेट्स में कॉलोनियल पावर थी, अफ्रीकन नेशंस में कॉलोनियल पावर थी। एक तो माली है, फिर दूसरी नाइजीरिया, बर्किना फासो और आइवरी कोस्ट। इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। यहाँ है आइवरी कोस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं पश्चिम अफ्रीका में है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा देश पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आइवरी कोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये घाना से अपनी सीमा साझा कर रहा है, बर्किना फासो से अपनी सीमा साझा कर रहा है, माली से कर रहा है और गिने से कर रहा है और लाइबेरिया से भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके पश्चिम क्षेत्र में मॉन्ट्स दू तोरा है, ठीक। यहाँ माउंटेन रिचर्ड मोलार्ड है। अगर पूछा जाए माउंटेन रिचर्ड मोलार्ड कहाँ है, गिने और आइवरी कोस्ट के बीच में स्थित है, ठीक है। इसको कोते दिवोर भी कहते हैं। सबसे उत्तर में आप देखेंगे तो वेस्ट सुदानियन सवाना भी है। सवानास फैले हुए हैं ना काफी अफ्रीका के क्षेत्रों में,
तो था, अगर हम बात करें सहारा डेजर्ट, उसके बाद सवाना साहिल है और फिर सवाना है, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं। और यहाँ पे लेक कुसो है, ठीक। यमोसोरोको यहाँ पे इसका कैपिटल है, तो इसको याद रखिएगा, यमोसोरोको किसका कैपिटल है, ठीक। दूसरी चीज, यहाँ नीचे आप देखेंगे ईस्टर्न गिने फॉरेस्ट से भी ये घिरा हुआ है, बीच में बहुत सारी वाटर बॉडीज इसको मिल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे इस पर्टिकुलर मैप की वजह से क्या क्या देख सकते हैं हम, कि कौन कौन सा एरिया है, जैसे कि माउंट निम्बा यहाँ पे है, गिने और आइवरी कोस्ट के बीच में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यामासुकोरो इसका कैपिटल है, पूछा जा सकता है, बड़ा अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा, बट अब क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी नाम कुछ ऐसे ही रखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इससे क्या और संबंधित हमारे पास न्यूज़ आ सकती है या क्वेश्चन आ सकते हैं। यूरोप में सस्ती, माफ कीजिएगा ये वाली नहीं है, क्वेश्चन देखना है हमको। हाँ, तो इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे, कि इससे संबंधित क्वेश्चन ये हो सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री है, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जहां से हाल ही में फ्रांस की ट्रूप्स ने अपने आप को बाहर किया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये आइवरी कोस्ट है। क्वेश्चन ऐसे बनता है अगर, तो आंसर उसका देना आसान है। नेक्स्ट, हाल ही में बात हुई है कि नेपाल के गुरखा फाइटर्स कह रहे हैं कि ये वापस से इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ रूल्स जो हुए हैं इंडियन आर्मी की हायरिंग स्कीम में ने, इन्होंने यंग मैन जो नेपाल में काम कर रहे थे गुरखा ट्रेनिंग में, यहाँ पे इनको इफेक्ट किया था। कुछ जो गुरखा फाइटर्स हैं वो चले गए हैं रूस, ताकि वहाँ उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सके। तो हमारे हायरिंग प्रोसेस में चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से गुरखास को हम अपॉइंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। चलिए इससे संबंधित देख लेते हैं। ये देखिए गुरखा फाइटर्स हैं और ये पोखरा में ज़्यादा मिलते हैं, मतलब पोखरा इनका गढ़ माना जाता है नेपाल में, ठीक है। ये नेपाल है, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, एंड यहाँ पे पोखरा है। पोखरा खुद एक वैली है, एक घाटी है जो कि हिमालयन रीजन में पाई जाती है, तो इसको आपको याद रखना है। ये चाइना के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है और भारत के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो लैंडलॉक देश है। गुरखा फाइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोखरा ये नेपाल का वैसे एक प्रमुख शहर है और पर्यटक स्थल है। यह विषय भूगोल, पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। पोखरा की बात करें तो नेपाल के मध्य भाग में स्थित है और यह काठमांडू के पश्चिम से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, पश्चिम में पड़ता है काठमांडू से, ये याद रखना है। अभी आपने मैप देखा ही होगा, है ना। तो जहाँ पे आप काठमांडू देख रहे हैं उससे पश्चिम की ओर 200 किलोमीटर की दूरी पे है ये, तो इसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा ये पोखरा हिमालय की तराई में स्थित है, तो ये भी याद रखना है कि तराई क्षेत्र में है। ये प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत की श्रृंखलाएं यहीं से दिखती हैं। तो अगर पूछा जाए अन्नपूर्णा और धौलागिरी कहाँ से दिखती है, पोखरा से दिखती है। पोखरा समुद्र तल से लगभग 827 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, काफी ऊंचा है। पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। और आपने कुछ समय पहले यहाँ पे एक फ्लाइट के क्रैश होने की भी बात सुनी होगी। नेपाल का एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि ये हिमालयन स्टेट है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे रनवेज नहीं मिलेंगे जिन रनवेज पे सेफ्टी से हम उतार सके अपनी फ्लाइट्स को। इसके अलावा ये फेवान झील जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रसिद्ध झील है, पर्यटक नौका विहार में स्थित है ये। इसके अलावा सारंगकोट है, यह स्थान पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से सूर्योदय और हिमालय पर्वत की सुंदरता का अद्भुत दृश्य दिखता है। देवी की गिरिजा मंदिर भी है, देवीज फॉल झरना है ये, ठीक है। अन्नपूर्णा बेस कैंप भी है, यहाँ पे पर्वतारोहियों के लिए लगाई जाती है। पोखरा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह गोरखा साम्राज्य की स्थापना से पहले एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र हुआ करता था, उसके बाद ये गोरखा साम्राज्य में आ गया। इसके अलावा समुदाय की उपस्थिति महत्वपूर्ण है यहाँ पे पोखरा में गुरखास की। पोखरा नेपाल के पर्यटन उद्योग का एक केंद्रीय स्थान है। पोखरा का पर्यटन उद्योग नेपाल की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। पोखरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटन स्थल है। पोखरा फेवान झील के लिए प्रसिद्ध है। पोखरा हिमालय पर्वत की तराई में स्थित है। तो आपको बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पोखरा फेवान झील के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है, और ये तराई में स्थित है,
वेरी गुड, तीनों ही सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही हैं। पोखरा में किस झील का प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र के रूप में उल्लेख किया गया है? फेवान झील, रानी झील, बागमती झील या पवन झील? करेक्ट आंसर है फेवान झील। फेवान झील यहाँ पे फेमस है, ठीक है। इसके अलावा पोखरा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बताना है आपको? पोखरा नेपाल के विकास में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। पोखरा केवल एक व्यापारिक केंद्र था। इसके सांस्कृतिक महत्व का कोई योगदान नहीं है। पोखरा का कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है। हिमालय पर्वत के लिए बस इसीलिए जाना जाता है। तीनों गलत है, बी सी डी, सिर्फ ए सही है यहाँ पे। तो हमें देखना था कि कौन सा सही है।